एक बाघ जंगल में बैठकर बड़े आराम से हिरण का मांस खा रहा था। एक चील पेड़ पर बैठकर ये दृश्य देखकर मन ही मन ललचा रहा था। चील मन ही मन सोच रहा था कि ये बाघ अकेले इतने बड़े हिरण को खा नहीं पाएगा। पेट भरने के बाद चला जाएगा, इसके बाद मेरा नंबर आ जाएगा और फिर खाने का बड़ा मजा आएगा। बाघ अचानक खाते खाते रुक गया और कुछ परेशान हो गया। वो वहाँ से दूर चला गया। उसी बीच उसके दूसरे भाई बहन आ गए। वो सभी मौका देखकर खाने पर टूट पड़े। चील के सपनों का महल चूर चूर हो गया। उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। वो उदास हो गया और बाघ को जाते हुए देखने लगा। उसे बाघ की परेशानी का अंदाजा हो गया था, लेकिन परेशानी का कारण पता नहीं चल पाया था। उसने सोचा चलकर बाघ का हालचाल पूछना चाहिए, उससे परिचय करना चाहिए ताकि भविष्य में कुछ लाभ प्राप्त किया जाए। वो उड़कर बाघ के पास पहुंच गया। बाघ भाई, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। क्या बताऊं? मैं खा रहा था और अचानक मेरे दांत के बीच मसूड़े में हड्डी का पतला टुकड़ा फंस गया, अंदर धंस गया। खाने का सारा मजा किरकिरा हो गया। यही सबसे बड़ी परेशानी है। मैं कुछ खा पी नहीं सकता हूँ। क्या तुम इस मुसीबत से बचाने में मेरी मदद कर सकते हो? अपने नुकीले चोंच का कमाल दिखाओ। फंसे हड्डी के टुकड़े को निकाल कर दिखाओ। तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें हमेशा अपने शिकार का एक छोटा हिस्सा मुझे देना होगा। बाघ बड़ा चालाक था। उसने सोचा अपना काम निकालना है, शर्त के लिए हामी भर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। जल्दी करो, हड्डी का टुकड़ा निकालो। चील ने अपनी नुकीली चोंच की कलाकारी दिखाते हुए हड्डी के टुकड़े को बाघ के दांत और मसूड़े से निकाल लिया। बाघ ने राहत की सांस ली। उसने चील को धन्यवाद भी नहीं कहा और अपनी गुफा में चला गया। ये बात चील को अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसे तो अपनी शर्त का ख्याल आ रहा था। शाम हो गई और बाघ को शिकार मिल गया। वो बड़े मजे से खाने लगा और चील देखकर फिर से ललचाने लगा। बाघ भाई, अकेले अकेले गोश्त का मजा ले रहे हो, मेरा हिस्सा भी दे दो, तब मुझे भी मजा आ जाए। गांव बसा ही नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अब चील पहले मुझे तो खाने दे, बाद में तेरे हिस्से की सोच लूंगा। अरे हाँ, अभी मेरे भाई बहन भी आने वाले हैं, वो भी खाने वाले हैं। बाद में कुछ बचेगा तो देखा जाएगा। चील को बाघ की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। बाघ ने रंग बदल लिया था। उसकी बेवफाई सामने आ गई थी। बाघ ने मांस खाया और अपने भाई बहनों को भी खिलाया। इसके बाद सूखी हड्डियां ही बच गईं। बाघ भाई, आपने अच्छा नहीं किया। अपनी शर्त को भूलकर मेरे साथ धोखा किया। ये मेरा शिकार था, इसलिए मैंने खाया और अपने भाई बहनों को खिलाया। मैंने तो अपना काम निकालने के लिए तुम्हारी शर्त की हामी भर दी थी। अब तुम अपना रास्ता पकड़ लो। तुम्हें कभी भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यह तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना जब तुम मेरी हड्डी का टुकड़ा निकाल रहे थे, उसी समय मैं तुम्हारा गला दबा देता और तुम्हें खा लेता। मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। चील को गुस्सा आ गया। वो हवा में उड़ा और बाघ के पास पहुंचकर उसकी एक आंख पर चोंच मार दी। बाघ दर्द से कराह उठा। अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया? मेरी आंख, मुझे काना बना दिया। मैं अब तुझे मजा चखाता हूँ। अरे बाघ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी दूसरी आंख सही सलामत है। मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें अंधा नहीं बनाया। तुम एक आंख से दुनिया देख सकते हो। जैसे को तैसा मिल गया था। इस तरह बाघ ने जो दिया वही पाया। चील द्वारा दिया गया सबक उसके बाद कभी नहीं भूल पाया। सुंदरवन के घने जंगलों का मौसम बदल रहा था। घने काले बादल पूरे वन को घेरे हुए थे। सभी पशु पक्षी मौसम के पहले ही अपना भोजन एकत्रित कर चुके थे। सभी मानो वर्षा का ही इंतजार कर रहे थे। बादलों ने जैसे ही वर्षा करना शुरू की, वैसे ही सभी पशु और पक्षियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी को इस बात की खुशी थी। वर्षा के कारण पेड़ों पर मीठे फलों की संख्या पहले से बढ़ जाएगी। सूखे हुए तालाबों का जल स्तर भी ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में वर्षा बहुत तेज हो गई।
पर इस तूफान में उल्लू उड़ता हुआ सिर छुपाने की जगह ढूंढ रहा था। दिन के उजाले में वो देख नहीं पा रहा था, जिससे वो बार बार किसी न किसी पेड़ की टहनी से टकरा रहा था, और किस्मत से उसे कोई पेड़ की डाल मिल भी जाती तो बाकी के पक्षी उसे वहाँ पर बैठने के लिए मना कर देते। सभी पक्षी उल्लू से घृणा करते थे, और इसका कारण उल्लू का चेहरा था, जो कि सभी पक्षियों से अलग था। इसी के साथ सभी पक्षी उल्लू के दिन में ना देख पाने की कमी के कारण भी उसका मजाक बनाते रहते थे। उल्लू को अब इन सभी बातों की आदत पड़ गई थी। उसे मालूम था कि सभी पक्षी उससे दूर रहना चाहते हैं। उल्लू को अब अकेले रहने की आदत हो गई थी, जिसके बाद वो दूसरे पक्षियों से दूर पेड़ों पर रहने लगा था। वो दिन के उजाले में आंख बंद करके सोया रहता और रात को अपने लिए भोजन इकट्ठा करता। इसी तरह उसका जीवन कट रहा था। एक रात जब उल्लू अपना भोजन ढूंढने के लिए निकला तो उसने देखा कि बहुत सारे पक्षी जमीन पर मरे पड़े हैं। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं थे। इससे साफ मालूम हो रहा था कि किसी जंगली पशु का काम नहीं है। सुबह जब उल्लू ने पक्षियों को बातें करते सुना तो उसे मालूम हुआ कि जंगल में बीमारी फैल गई है, जिससे पक्षियों की मृत्यु हो रही है और बहुत से पक्षी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। सभी पक्षियों ने इस बीमारी को देखते हुए रात में ही आपातकालीन बैठक बुलाई। सभी पक्षी पेड़ों पर इकट्ठा हो गए। उल्लू भी सभी पक्षियों से थोड़ा दूर आकर बैठ गया। पक्षियों की संख्या से साफ मालूम हो रहा था कि मामला कितना गंभीर है। सभी पक्षी अपनी अपनी राय देने लगे। तभी तोते ने कहा, ये बीमारी मनुष्यों के फैलाए हुए प्रदूषण के कारण हुई है। उन्होंने जंगल के तालाब को भी प्रदूषित कर दिया है। हो ना हो हमारे बीच फैली बीमारी का कारण यही है, पर हमें जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज करना होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, वरना हमारे बीमार पक्षी मित्रों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी वहाँ बैठी कोयल ने कहा, मुझे एक फल के बारे में पता है, जिसके स्वाद लेने भर से ही वो शरीर में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी को रोक देता है और पक्षियों को पुनः स्वस्थ कर देता है। तो कोयल बहन, हमें इस फल का जल्दी से पता बताओ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तोता भैया, उस फल का पता जानकर भी कोई लाभ नहीं होने वाला। वो पहाड़ के दूसरे छोर पर गुफाओं में उगते हैं और वहाँ बहुत घनी झाड़ियाँ हैं। हम लोग इस रात के अंधेरे में वहाँ के मार्ग को देखने में असमर्थ हैं, और यदि हमने सुबह तक इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी। लगता है हमें अपने पक्षी भाइयों को अपनी आंखों के सामने ही मरते हुए देखना पड़ेगा। उल्लू ये सब बातें सुन रहा था। ये सुनते ही वो पक्षियों के बीच आया और कहने लगा, आप लोग चिंता ना करें, मैं मेरे पक्षी मित्रों को कुछ नहीं होने दूंगा। भगवान ने मुझे घने से घने अंधेरे में देखने की शक्ति दी है। मैं सभी के लिए वो फल लेकर आऊंगा। पर उल्लू भैया, सिर्फ एक फल इतने पक्षियों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमें बहुत से फलों की आवश्यकता होगी। तो आप लोग भी मेरे साथ चल सकते हैं। हम लोग एक दूसरे की पूंछ पकड़कर उड़ान भरेंगे और सबसे आगे मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। और सभी उल्लू की बात से सहमति जताते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ गए। उल्लू उन्हें जंगली कंटीली पेड़ों की डालियों के बीच से होता हुआ पेड़ तक ले गया। वो ये बात जानता था कि उसकी उड़ने की क्षमता बाकी पक्षियों से बहुत कम है और वो वापस जाने के लिए शारीरिक तौर पर तैयार नहीं है, पर वो अपने पक्षी मित्रों की जान बचाना चाहता था और उसने सभी पक्षियों के साथ वापसी की उड़ान भरी। उड़ते उड़ते सभी पक्षी अपने घर तक पहुंच गए। फलों की मदद से सभी पक्षी फिर से ठीक हो गए, पर इतनी लंबी उड़ान के बाद उल्लू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सभी पक्षी उल्लू के ऋणी हो चुके थे और सभी ने ये तय किया कि अब वो उल्लू को अपने साथ रहने देंगे, उससे कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी पक्षी झुंड बनाकर उल्लू के घर उसे धन्यवाद देने पहुँचे, लेकिन उससे पहले उल्लू मर चुका था। ये सब इतनी लंबी उड़ान भरने के कारण हुआ था और इसी बात से सभी पक्षियों को पछतावा हो रहा था।